लास्ट दो क्वेश्चन लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नाजिया है और पहले तो मैं ये कहूँगी यू आर एन एक्सीलेंट स्पीकर। आपके टॉक शो पे मैं बहुत शौक से सुनती हूँ और आज भी मुझे बड़ा अच्छा लगा आपकी सुन के। एक मेरा क्वेश्चन नहीं है, कमेंट में कहूँगी। आपने इमरान खान साहब का 2-3 बार जिक्र किया। आपने बोला कि लोग उनके जलसों में आ जाते हैं, लोगों को घर से निकालता है, फिर लोग 2 साल बाद फिर निकालता है, लोग आते हैं, तो आखिर लोगों को उन पर एक उम्मीद नज़र आती है। और अब तक उनके बारे में कोई करप्शन का उन पर कोई केस साबित नहीं हुआ। लोगों को एक उम्मीद दिखती है तो बिल्कुल घर से निकलते हैं। आपने बार बार ये भी कहा कि हमारी आवाम को शऊर नहीं है। मुझे लगता है हमारी आवाम को बहुत शऊर है। मैं खुद खान साहब के जलसों पे गई हूँ, वहाँ पर हलीम और नान की प्लेट नहीं मिलती थी, अपनी जेब से लेकर खाना खाना पड़ता था। जी शुक्रिया। और नहीं, मेरा सवाल कंप्लीट हुआ, लेकिन आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ फौज मसलों का हल है, फौज ही सारे मसले हल कर सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि फौज अपना काम करे। जमहूरियत है, आपने बुरा लीडर आ गया, करप्ट लीडर आ गया, आपके सर पे मुसल्लत हो गया 5 साल के लिए, कोई बात नहीं। 5 साल बाद फिर अवाम का ये हक होना चाहिए कि अवाम किसको चुनती है। फिर बुरा लीडर आया, इवेंचुअली डेमोक्रेसी इस तरह से आगे की एक प्रोसेस है, आगे बढ़ती है कि इवेंचुअली अच्छे लोग सामने आते हैं। मगर ये फैसला हमेशा अवाम के हाथ में होना चाहिए, फौज के हाथ में। देखिए मैंने नहीं, मैंने आपसे कहीं ये नहीं कहा कि वो करप्ट है। मैंने तो ये कहा कि उसका मैंडेट छीना गया। लेकिन मसला ये है कि इफ्तिखार चौधरी को भी वही लाया था, बाद में उस पर इल्ज़ाम लगाया, फिर माफ़ी मांगी, फिर माफ़ी मांगी। तो जिस मुंबई को आप लाए थे उससे तो आप खुद इंसाफ नहीं ले सके। अब आप पनामा लीग के ऊपर आवाम को निकाल के फिर उस सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हैं जो आपके 4 हलकों का आज तक इंसाफ ना दे सके। मतलब ये तो खेल हो गया ना। आप बार बार उसी अदालत के अंदर डाल देते हैं, किस लिए? आपने 21वीं तरमीम की हिमायत की, मिलिट्री कोर्ट की हिमायत की। आपको अगर इंसाफ चाहिए वहाँ से ले लीजिए। आप 4 महीने अदालत के सामने बैठे रहे, पूरी आवाम को बिठा के बैठे रहे, आपको अभी तक 4 हलकों का इंसाफ नहीं मिला। आप पनामा लीग का वहाँ इंसाफ लेने चले गए, जिसको खुद चीफ जस्टिस आज रिफ्यूज कर गया। बेसिक ये है कि इस केस का फैसला हो चुका है 2000 पे। नवाज शरीफ कन्विक्टेड हैं। असल काम पे आए, आप अंगूठे चेक करवाएं। नवाज शरीफ को अगर घर भेजना है तो अंगूठे काफ़ी हैं और 3 दिन में फैसला है। अगर सियासत करनी है, तकरीरें करनी है, पार्टी बनानी है तो जो चाहे आ जाएं आप। करप्शन का तो मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन मैंने ये ज़रूर कहा कि आप बताएं ना, ड्रोन हमले हो रहे हैं तो अब आप लोग क्यों नहीं निकलते? इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ आप क्यों नहीं निकलते? लाने में तो आप बहुत निकले। हम कहते थे उस वक्त, आप हमें गालियां देते थे, हम कहते थे ये नासूर है, आप कहते थे ये तो जाहिल है, इसको बात करने की तमीज़ नहीं है। आखिर आप रिटायरमेंट के बाद आप भी वही बातें कर रहे हैं। तो वो जो नुकसान हुआ, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? मेरिट को डिमेरिट इफ्तिखार चौधरी ने 5 साल खुलेआम किया, हु इज रिस्पॉन्सिबल? जो लाए थे वो रिस्पॉन्सिबल। एक माफी मांगो और निकल जाओ। कितना बड़ा डैमेज, कलेक्टिव डैमेज, पूरा इंसाफ का निजाम तबाह। आप लोग की मरूने मिन्नतें आप ही लाए थे, एंड देन यू आर, योर पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। थर्ड, जब आपको 4 महीने धरना दे के इंसाफ नहीं मिला और फिर आप आज पनामा लीग के लिए सुप्रीम कोर्ट के रास्ते देखें, तो फिर शायद हमारा ही कसूर है, किसी का कसूर नहीं है। इसलिए मैंने कहा है, होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिमी फ़कत उसकी सज़ा है। किसी का कसूर नहीं है, अज़ाब इलाही है। इन सियासतदानों को चलने दें, तो चल तो रहे हैं वो, तो फिर हम परेशान क्यों हैं लोगों के मरने पे? लेकिन मैं ये तो पूछूंगा ना कि अगर तालिबान ने मेरी माओ, बहनों और बुज़ुर्गों के कत्ल की जिम्मेदारी उठाई है, जैसी वो बच्ची बता रही थी अभी, और आप उसकी सपोर्ट करें, उसके ऑफिसेज खुलवाएं, तो कल को अगर आपको किसी ने मारा और मैं उसके साथ खड़ा जाऊं तो ऐसी तकलीफ होगी ना। तो तालिबान की तो हिमायत बंद कर दें ना। हाँ जी जी यूनुस, लास्ट क्वेश्चन है। सैयद साहब, मेरा नाम यूनुस एजाज है। मैं ओवरसीज पाकिस्तानी राइटर्स फोरम का प्रेसिडेंट हूँ। आपने माजी की तारीखों पर भरपूर रोशनी डाली और आप एक विजनरी इंसान हैं। पाकिस्तान की बुनियाद एक विजनरी इंसान अल्लामा इकबाल ने रखी थी। उनकी विजन थी, उस कौम को तलवार की हाजत नहीं रहती, वो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। अब नई हमारी नस्ल जो बिगड़ चुकी है, उसे
कारआमद बनाने के लिए आपके पास क्या विजन है? नहीं, मैं आपको बताऊं कि अगर इतनी बड़ी कुर्बानियां देने के बाद आज भी अगर आपकी कौम ने असला नहीं उठाया तो ये वो तफरीक है जो शाम के अंदर नज़र आई और पाकिस्तान में ना नज़र आई। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का ना पलना और दहशतगर्दों की कमर तोड़ने के अंदर सबसे बड़ा जो किरदार है वो शोहदा के लवाहिकीन का है। किसी का एहसान नहीं है, पाकिस्तान पे इनका एहसान है, क्योंकि अगर ये भी अपनी लाशें देख के असला उठा लेते तो पाकिस्तान शाम बन जाता। यही आलमी ताकतें चाहती थी पाकिस्तान के अंदर कि आपस में तफरीक हो जाए, लड़ पड़ें। तो 15 साल से वो इंसाफ का इंतज़ार कर रहे हैं और 15 साल से उनको इंसाफ ना मिले तो फिर हमारे पास और कौन सा रास्ता बचता है कि हम उस तरफ चले जाएं। अल्लामा इकबाल ने जो निशानदेही की वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन साथ में ये भी कहा कि दीन मुल्ला फी सबीलिल्लाह फिसाद। तो बिल्कुल आप अब आप देखें, नमाज पढ़ाएंगे पैसे लेंगे, रोज़े रखवाएंगे पैसे लेंगे, कुरान पढ़ाएंगे पैसे लेंगे, रोज़े बख्शवाएंगे पैसे लेंगे, कुरान बख्शवाएंगे पैसे लेंगे, नमाज जनाजा पढ़ाएंगे पैसे लेंगे, मजलिस पढ़ेंगे पैसे लेंगे, नात पढ़ेंगे पैसे लेंगे, ठीक है, तबलीग कराएंगे पैसे लेंगे, हर चीज़ में पैसा लेंगे। बच्चा होगा उसको दुआ देंगे पैसा लेंगे, कान में अजान देंगे पैसा लेंगे। तो इस्लाम का है ना? तो आप, हमारा भी मसला ये है कि हम साहिब ईमान को क्यों नहीं कहते कि तुम आगे बढ़ो और इमामत करा लो? इस्लाम में मौलवियों की अपॉइंटमेंट है कहाँ? तो हमारा कसूर है, हमारा कसूर। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि मौलवी मेहराब में अच्छा लगता है, पार्लियामेंट में नहीं। ये खुर्शीद नकवी मेरा नाम है, यहाँ 1972 से हूँ। सबसे पहले ये, जैसे बच्ची ने कहा कि हमारे यहाँ जो कत्लेआम हो रहा है उसमें शिया जो हैं वो सबसे ज़्यादा है। हाँ बिल्कुल। तो आपसे सवाल ये कि वहाँ कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे शिया फाउंडेशन और ये वो, जिसमें मौलाना असद जफर हैं, सगीर आबिद हैं, ये वो, तो क्या ये वाकई कुछ काम कर रहे हैं? एक ये अच्छा, ये मैं आपको बता दूँ, 40 साल से हूँ यहाँ, लेकिन मेरी नेचर ऑफ जॉब ऐसी है कि मैं अपना काम कर रहा होता हूँ और साथ में लैपटॉप पे पाकिस्तानी खबरें आ रही होती, तो मुझे जहाँ तक सही या गलत है, आई एम इन टच कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन पाकिस्तान पोलिटिकली, रिलीजियसली एंड ऑल दैट। पहला सवाल आप समझ रहे हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है शिया फाउंडेशन और ये जो है, इनसे कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं? दूसरा ये कि सुनने में ये आया है कि यू आर इंक्लाइनिंग टुवर्ड्स MQM। आपने कहा कि सियासत नहीं करनी है, लेकिन ये खबर गर्म है, इसके बारे में ज़रा। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इस खबर पे आ जाते हैं और मैं आपको ये बताऊं कि आई एम द मैन ऑफ द वर्ल्ड। जब मैंने ये कह दिया कि मैंने सियासत का खात्मा कर दिया है, तो मैं तो ये 3 साल से कह रहा हूँ, आप सुनी सुनाई बातों पे क्यों यकीन करते हैं? मैं जो कह रहा हूँ आप उस पर यकीन रखें। जी मैं वही बता रहा हूँ, ये हर एक का सवाल है। और दूसरी बात ये कि MQM में मैं कैसे जा सकता हूँ? मैं एक गरीब कारकुन था, मैं एक अदना कारकुन था, मुझे पीपल्स पार्टी ने इज्जत दी, मुझे शहीद बेनज़ीर भुट्टो से अकीदत है। मैं कोई एहसान फरामोश आदमी थोड़ी हूँ। चूँकि पीपल्स पार्टी में मेरा गुजारा नहीं था, इसलिए मैंने सियासत को खैराबाद कह दिया। मैं अगर कमज़र्फ होऊंगा तो पीपल्स पार्टी का मुकाबला करूंगा, नॉट एट ऑल, सवाल ही पैदा नहीं होता। बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी एक अच्छी पार्टी है। हाँ, अब लोग सही नहीं है तो उस पर हम क्या कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल अगर कभी इस तरह की सियासत का कोई जरासीम आया है या काटा तो फिर अपनी जमात बना के खुद की आदत करेंगे, दैट्स ऑल। इसमें क्या मसला है? लेकिन दूसरा मैं आपको बताऊं कि मैं किसी मौलवी या आलिम के ऊपर आप कोई इस तरह की गुफ्तगू नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपके ख़ानदान में कोई ना कोई लाश है, कोई पड़ोस में लाश है, कोई ऐसा घर है, तो बेहतर होगा कि आप उसको डायरेक्ट खुद सपोर्ट करें, बेहतर होगा। दूसरा मैं आप तमाम लोगों को ये खुशखबरी दूं कि कराची की मार्केट जो है वो रियल इस्टेट के अंदर जैक कर रही है। और इस वक्त हमारे पास, जब हमने ये बनाया था तो अब हमारे पास मोटरवे बन रही है कराची से लेके हैदराबाद तक। हमने वेलकम किया DHA सिटी को, हमने वेलकम किया बहरिया सिटी को, हमने वेलकम किया फ़िज़ाइया सिटी को कि ये नीड ऑफ़ द टाइम है, हमारे पास कराची में इस चीज़ की ज़रूरत है। तो बेहतर होगा कि कराची की रियल इस्टेट की तरफ आप लोग देखें, अपने अपने इलाके में जहाँ जहाँ पे डेवलपमेंट है वहाँ पे इन्वेस्ट करें। और मैं आपको ये बता दूँ, कहीं का मुस्तकबिल कुछ भी हो, कराची का मुस्तकबिल बड़ा शानदार है, बहुत शानदार है। ओके, तो आप लोग का बहुत शुक्रिया। आपकी सर आपसे लास्ट कमेंट करना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि शुक्रिया अदा करूँ कि माशाल्लाह आपने इतनी हमको नॉलेज दी
اور آپ کے جو خیالات ہیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھے ہیں. اور جو میں نے یہ ایک چیز میں 2 گھنٹے سے آپ کی گفتگو کو سن رہا ہوں، اس کے اندر ایک چیز میں نے دیکھی کہ آپ نے کہا کہ کسی نے بھی اس بارے میں بات نہیں کی کہ جو جسٹس سسٹم ہے اس کو کس طرح چینج کیا جائے. ناٹ ایون اے سنگل پرسن، کوئی کسی کی ہمت ہی نہیں ہو رہی کہ جو ہم لوگ جو جج ہم لوگ سلیکٹ کرتے ہیں، اس کی جگہ اگر آپ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، آپ اتنے پالیٹکس آپ آواز اٹھاتے ہیں، آپ اس بارے میں کیوں نہیں آواز اٹھاتے کہ یہ جو ججز ہیں اس کو ہم الیکٹ کریں انسٹیڈ آف سلیکشن. آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی سلیکشن سے جج بنتا ہے، وہ بھی. اور میں تو ابھی گیا تھا، ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا کسی کا، اس کے ساتھ گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو وکیل کرنے کی ضرورت نہیں، جج کو 2 لاکھ روپے دے دو، وہ خود فیصلہ لکھ دے گا. تو سر اگر ہم جج کو ہی کچھ اس طرح کریں، نہیں سچی بات ہے، یہ میرے ساتھ ہوا ہے کہ میں کسی کے ساتھ گیا تھا، انہوں نے کہا جج کو 2 لاکھ روپے دے دو، وکیل کو کیوں 5,000 روپے دے رہے ہو. تو جب ہم کو یہ سسٹم ہے تو آپ اس سسٹم کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں کہ جسٹس سسٹم جو وہ سلیکشن سے نہ ہو، الیکشن سے ہو، جو جیسے ادھر ڈیموکریٹک سوسائٹی میں ہوتا ہے. بالکل، اس کے لیے ایک آئینی ترمیم کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ تمام جو ہے ججز جو بھی جوڈیشری ہے وہ آئین کے ماتحت ہے اور آئین کے آرٹیکل کے تحت چلتی ہے. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بہرحال جوڈیشل سسٹم تو کوئی نہ کوئی اپروو کرنا پڑے گا. امریکہ میں ایک بہترین جوڈیشل نظام ہے، اس کو کاپی کرنا چاہیے، لیکن سیاستدان یہ کاپی کرنا نہیں چاہتے کیونکہ موجودہ جوڈیشل سسٹم سیاستدانوں کی فیور میں. اگر مطلب 800 ارب 600 ارب 500 800 ارب روپے کی چوری ہو گئی کاپر کی، کوئی ایف آئی آر کاٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو بہرحال یہ تو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. جب یا تو اللہ تعالیٰ فرشتے بھیج دے، کوئی ہدایت دے دے، یا پھر ڈنڈا آ جائے. تو پھر پاکستان میں اچھا چلیں، آپ نہ مانیں، آج کی آپ تاریخ لکھیں، آپ تمام لوگ 2018 میں اگر اللہ نے زندگی دی تو یہ میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ جو میں چیخ کے مانگ رہا ہوں نا وہ آپ سب مانگو گے. چلے گارنٹیڈ، آپ سب چیخ کے کہو گے اللہ کا واسطہ، اللہ کرے کہ فوج آ جائے، اللہ کرے کہ فوج آ جائے. اس وقت کا انتظار کر لیتے، بٹ دیر ہو چکی ہوگی. 5 سال پہلے میں نے افتخار چودھری کو جب پوائنٹ آؤٹ کیا تو کوئی نہ مانا، بعد میں سب مانے. جب طالبان کے آپریشن کو، ان کے مذاکرات کو رد کر کے میں نے کہا وزیرستان میں ہر صورت آپریشن چاہیے، لوگوں نے بولا یہ فساد کرائے گا. آپ دیکھیں کہ چین اینڈ کمانڈ ٹوٹی نہیں ٹوٹی بعد میں. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہیں مجھے ووٹ ہی نہیں چاہیے. میں پاگل ہوں؟ میں پاکستانیوں سے 1 ووٹ لوں اور 5 سال گالیاں کھاؤں؟ تھینک لیس جاب، جو ایک دن بھی ساتھ نہ دے، گھر پہ آ کے کھڑے ہو کے جو دیکھتے کہ ساتھ ہی دور سے ہاتھ ہلائے اللہ خوش رکھے. تو بھائی اللہ تجھے بھی اب خوش رکھے، اب تجھے رکھے گا خوش. ٹھیک ہے نا؟ تھینک یو. یوں دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان